नमस्कार। अरुणा विलेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9 में कोर्स बी स्पर्श भाग 1 का पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बारे में पढ़ें। इस पाठ की रचनाकार बिछेंद्री पाल जी हैं। लेखिका बिछेंद्री पाल जी का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले के पंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बिछेंद्री जी अपनी माता पिता की तीसरी संतान थी, लेकिन पिता उनका पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने 8वीं की पढ़ाई के बाद अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया और वो भी सिलाई कढ़ाई करके। 10वीं पास करने के बाद प्रधानाचार्य द्वारा जब कहा गया कि इसे आगे पढ़ने के लिए भेजा जाए, विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी और ऐसे में उन्होंने संस्कृत में एमए किया और फिर बीएड किया। पढ़ाई के प्रति इनका समर्पण भाव ही था और ऐसा समर्पण भाव जो इन्हें एवरेस्ट की पहुंचे तक आगे पहुंचा पाया था। बचपन में इन्हें पर्वतों पर चढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन इनका बड़ा भाई इन्हें पर्वत पर चढ़ने से रोकता था और लेकिन छोटे भाई को उकसाता था। तब उन्हें लगता था बहुत बुरा। उन्हें लगता था कि जो काम छोटा भाई कर सकता है, वह क्यों नहीं कर सकती। वे इस बात की विरोधी थी कि लोग अक्सर इस बात को क्यों मानते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, नाजुक होती हैं। पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा उनकी कुछ इस तरह पूरी होती थी कि ये जहाँ रहते थे, वहाँ इन्हें कुछ महीने पहाड़ पर बिताने पड़ते थे और मौसम बदल जाने पर कुछ दिन के लिए नीचे आना पड़ता था। लेकिन स्कूल उनका वहीं था, तो ऐसे में स्कूल जाने के लिए इन्हें प्रतिदिन 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई करनी ही पड़ती थी। इस प्रकार उनकी वो इच्छा पूरी होती ही रहती थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे इनकी पढ़ाई पूरी हुई, तो उधर दूसरी तरफ इंडियन माउंटेन फाउंडेशन लेखिका बिछेंद्री पाल जी का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले के पंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बिछेंद्री जी अपनी माता पिता की तीसरी संतान थी, लेकिन पिता उनका पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने 8वीं की पढ़ाई के बाद अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया और वो भी सिलाई कढ़ाई करके। 10वीं पास करने के बाद प्रधानाचार्य द्वारा जब कहा गया कि इसे आगे पढ़ने के लिए भेजा जाए, विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी और ऐसे में उन्होंने संस्कृत में एमए किया और फिर बीएड किया। पढ़ाई के प्रति इनका समर्पण भाव ही था और ऐसा समर्पण भाव जो इन्हें एवरेस्ट की पहुंचे तक आगे पहुंचा पाया था। बचपन में इन्हें पर्वतों पर चढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन इनका बड़ा भाई इन्हें पर्वत पर चढ़ने से रोकता था और लेकिन छोटे भाई को उकसाता था। तब उन्हें लगता था बहुत बुरा। उन्हें लगता था कि जो काम छोटा भाई कर सकता है, वह क्यों नहीं कर सकती। वे इस बात की विरोधी थी कि लोग अक्सर इस बात को क्यों मानते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, नाजुक होती हैं। पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा उनकी कुछ इस तरह पूरी होती थी कि ये जहाँ रहते थे, वहाँ इन्हें कुछ महीने पहाड़ पर बिताने पड़ते थे और मौसम बदल जाने पर कुछ दिन के लिए नीचे आना पड़ता था। लेकिन स्कूल उनका वहीं था, तो ऐसे में स्कूल जाने के लिए इन्हें प्रतिदिन 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई करनी ही पड़ती थी। इस प्रकार उनकी वो इच्छा पूरी होती ही रहती थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे इनकी पढ़ाई पूरी हुई, तो उधर दूसरी तरफ इंडियन माउंटेन फाउंडेशन की तरफ से एवरेस्ट अभियान पर जाने का के लिए महिलाओं की खोज शुरू हुई थी। तभी उस दल में शामिल हुई और फिर ट्रेनिंग ली और इस प्रकार उन्होंने 7500 मीटर की ऊंचाई को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। और ऐसे में वो पहली प्रथम महिला ऐसी कहलाई थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। बेचेंद्री जी ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया, यानी खुद ही लिखा है। और प्रस्तुत अंश जो है, यानी पाठ का जो ये अंश है, उसमें उसी का विवरण किया गया है। यह लोमहर्षक, यानी ऐसा जो रोमांचित कर दे, ऐसा अंश बिछेंद्री जी ने उस पड़ाव का, अंतिम पड़ाव जो था, वहां तक के शिखर तक का पहुंचने का और वहां तिरंगा लहराने का पल पल का ब्यौरा उन्होंने यहाँ बयान किया। इसके पाठ को पढ़ते ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके साथ कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद भी झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। पाठ आरंभ करने से पहले आइए जरा इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों पर ध्यान दें। अभियान का मतलब होता है चढ़ाई करना, यानी आगे बढ़ना। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। हिमपात, बर्फ का गिरना। आकर्षित, मुग्ध होना, आकृष्ट होना। अवसाद, उदासी। ग्लेशियर, बर्फ की नदी। आशाजनक, आशा उत्पन्न करने वाला।
भौचक्की यानी हैरान हो जाना, प्रवास यात्रा में आना, हिमविदर दरार यानी त्रेड़ पड़ जाना, आरोहियों ऊपर चढ़ने वाले, विख्यात यानी मशहूर प्रसिद्ध, अभियांत्रिकी तकनीकी, नौसिखिया नया सीखने वाला, विशालकाय पुंज बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े यानी ढेर, पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने वाला, शंकु नोक उपलब्धि प्राप्ति अनुभव, जोखिम खतरा, उपस्कर आरोही की आवश्यक सामग्री, जो आरोही पर्वत पर जाने वाले होते हैं जो सामान को अपने साथ लेकर चलते हैं वह उपस्कर कहलाता है। आरोहण होता है चढ़ना यानी ऊपर की ओर बढ़ना चढ़ना। कर्मठता काम कुशलता, कार्य के प्रति निष्ठा की भावना। अव्यवस्थित यानी व्यवस्थाहीन, जिसमें कोई व्यवस्था ना हो। अनियमित नियम के विरुद्ध, जिसमें कोई नियम ना हो। एवरेस्ट अभियान का दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ था हवाई जहाज से। उस समय उन्होंने एक मजबूत दल जो था दल अग्रिम दल पहले भेज दिया था ताकि वो वहां जाकर बेस कैंप पहुंच सके और वहां पर जो दुर्गम हिमपात हो रहा है उसके रास्ते को साफ कर सके ताकि पीछे ये दल आ सके। वहीं जो था एक नेमचे नाम का बाजार है, वो बाजार जो है वहां की सबसे महत्वपूर्ण नगरी माना जाता है, अत्यधिक श्रेष्ठ है वो। यहीं से जो है अधिकांश जो जितने भी जो पहाड़ी पर चढ़ने वाले शेरपा होते वो यहीं आसपास के गांव में बसने वाले थे और यही वो नेमचे जगह थी जहां से बिचेंद्री पाल ने पहली बार जो था एवरेस्ट को निहारा था, देखा था। ये एवरेस्ट जो है जिसे नेपाली लोग जो है सागर माथा कहते हैं, यानी वहां पर जो है एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। वहां पर हवा बहुत तेज चलती है, लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, यानी इससे भी तीव्र तक हवा जमा चलती है। और साथ ही जो है पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से पे जो बर्फ है वो ऐसे दिखाई देती है जैसे कोई बहुत बड़ा फूल हो और हवा के झोंकों से वो फूल लहराता हुआ ध्वजा के समान प्रतीत होता है। शिखर का जो ऊपरी दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है ढलान वाला, वो अत्यधिक जो था तूफानों से हमेशा घिरा रहता था। बिचेंद्री पाल जी का दल जब 26 मार्च को पेरिस पहुंचा था, उस समय पता लगा कि वहां भूसंकलन हो चुका था और ऐसे में एक शेरपा कुल्ली की मृत्यु हो गई थी। ये रास्ता जो था थोड़ा खतरनाक रास्ता था। यहाँ सीधी पहाड़ी की तरफ से ढलान थी जहाँ कुछ बर्फ धंस गई थी और एक बड़ा सा चट्टान का टुकड़ा नीचे धंसा जिसके कारण जो वही 16 शेरपा कुल्ली जो जा रहे थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। ये सारा समाचार ऐसा था जो इन सारे सदस्यों के चेहरे पर अवसाद ले आया था। अवसाद का मतलब दुख का भाव ले आया था। तब जो उनके नेता कर्नल खुल्लर थे, उन्होंने कहा, उन्हें हौसला बताया। उन्होंने कहा कि देखो जो महान अभियान होते हैं, ऐसे में खतरों से खेलना पड़ता है, तो मृत्यु को भी सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। उस समय उनके एक उपनेता जो थे प्रेमचंद जो थे, वो भी अग्रिम दल के नेता थे, वो भी उस समय 26 मार्च को वहाँ पेरिस लौट आए थे। उन्होंने बताया था कि आगे जो है हिमपात काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो उन्होंने अपने दल को लगभग जो था 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। उन्होंने कहा वहां तक का तो रास्ता हमने साफ कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पुल बनाकर रस्सियां बांधकर झंडियों के सहारे चाचा लेते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। इतना रास्ता उन्होंने बना दिया था और कहा था कि यहाँ से वो अब सुगमतापूर्वक आगे चल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, रस्सियां बांध दी थी, कुछ-कुछ झंडियां लगा दी थी ताकि जो पीछे से आने वाले लोग हैं उनको रास्ता पता लग सके कि किस पथ पे आगे उन्होंने आगे बढ़ना है, क्योंकि सीधा पहाड़ी इलाका है, बर्फ है, ऐसे में कहाँ आगे जाएं, कैसे जाएं, वो रास्ता दिखाने के लिए जो था इस अग्रिम दल ने कार्य किया था। क्या किया था, पुल बनाया था, रस्सियां बांधी थी और जगह जगह छोटी छोटी झंडियां उन्होंने लगा दी थी ताकि रास्ता चिन्हित कर सके, यानी रास्ते को पहचान सके और सुगमता से आगे बढ़ सके। हालाँकि उन्होंने बता दिया था कि अभी भी ग्लेशियर जो है, वहाँ पर जहाँ बर्फ की नदी है, वहाँ पर अभी भी बर्फ जो है लगातार गिर ही रही है। अग्रिम नेता प्रेमचंद ने पहले से ही बता दिया था कि वहाँ ऊपर हिमपात अभी भी चल रहा है। ये हिमपात जो था लगातार अनियमित, अव्यवस्थित कभी भी आ सकता था और जो उन्होंने अभी तक रास्ते बनाए थे, वो सारे काम उनके व्यर्थ जा सकते थे।
क्योंकि उन्होंने पहले रास्ता चिह्नित कर लिया था, रस्सियाँ बाँध दी थी, झंडियाँ लगा दी थी। लेकिन अब जो ये हिमपात हो रहा था, उससे उनके वो सारे काम को व्यर्थ कर सकता था। ऐसी एक दुखद घटना आगे जाके उनको मिली, उनको पता लगा कि जो बेस कैंप है, वहाँ पर जो है उनके जो रसोइया हैं शायद वो जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि जलवायु थी वो उनके अनुकूल नहीं थी और ऐसे में उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। अब ये परिस्थिति भी उनके लिए बहुत अधिक निराशाजनक हो गई थी। बिछेंद्री पाल ने इससे पहले 2 बार हालाँकि एवरेस्ट शिखर को देखा था, लेकिन बेस कैंप में पहुँचकर जब उन्होंने एवरेस्ट पर्वत को देखा, तो अत्यंत भौचक्की रह गई थी। वहाँ से जो पर्वतों को वो लगातार निहार रही थी, वहाँ से लोहत्से और नुत्सुजी की ऊँचाइयों को दिखाइयाँ दे रही थी। बर्फ से ढकी थी आड़ी-तिरछी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। लगातार हिमपात हो रहा था। बर्फ के बड़े-बड़े खंड अव्यवस्थित होकर लगातार गिर रहे थे और कभी तो लगता कि अचानक जो है वहाँ बर्फ की दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। ये सारे के सारे दृश्य बड़े अधिक डरावने लगते थे, लेकिन तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन जब वो चलने लगे आगे, तो डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें सलाह दी। उन्होंने शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि जो एल्युमिनियम की रस्सी है, उससे कैसे जो है वो अस्थायी रूप से पुल बना सकते हैं। लट्ठों और रस्सियों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बर्फ की जो आड़ी-तिरछी है, उस दीवारों को कैसे जो है उन पर रस्सियाँ बाँध के आगे जा सकते हैं। इन सब की जो है ट्रेनिंग यानी शिक्षा जो थी डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें दी, ताकि उनका मार्ग आगे का सुगम हो सके। तीसरे दिन उन्हें हिमपात होते हुए भी कैंप A1 में जो था सामान को ले जाने का अभ्यास करना था। यानी सामान को अपने कंधों पर लादना और बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ के ऊपर तक बेस कैंप तक पहुंचने का अभ्यास करना था। ऐसे में बेचेंद्री पाल थी, उनके साथ जो था रीता बोम्बू भी थी। ये दोनों जो थे वॉकी टॉकी से लगातार बेस कैंप को अपनी सूचनाएं देते जा रहे थे। कर्नल खुले जो थे इनके इस कार्य से बहुत अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वो वहां पहुंचने वाली कैंप 1 में पहुंचने वाली ये पहली 2 महिलाएं बनी थी। आगे जो था 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने चौथा कैंप लगाया। अब ये कैंप जब वहां लगाया था, वहां पर परिस्थितियां कुछ अनुकूल थी। वहां उनका समय थोड़ा सा शांति से रहा। लेखिका बताती है कि जब वो अप्रैल में बेस कैंप में नीचे पहुंची थी, तो वहां उनको मिलने के लिए जो था तेंजिंग आए थे अपनी छोटी बेटी को लेकर। तेंजिंग ने वहां आकर हर एक कुल्ली से और हर एक शेरपा से बातचीत की थी। जब उनकी लेखिका से भेंट हुई थी, तो लेखिका ने बता दिया, मैं तो नौसिखिया हूँ, मैं इस सबसे अनजान हूँ। जबकि उन्होंने उसका हौसला बंधाते हुए कहा, अरे तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। 15 और 16 मई की जो है 1984 की बुद्ध पूर्णिमा की जो रात थी, उस रात में उनका जो कैंप 3 था, उसमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। उस रात लगभग 10 जो लोग थे वो वहां जो थे बेस कैंप में 3 में ठहरे हुए थे। अचानक रात को बेचेंद्री को ऐसा लगा 12:30 बजे के करीब कोई भारी सी चीज उसके सिर से टकराई है और वो जोरदार धमाका हुआ। एक ठंडी सी बहुत भारी चीज जो थी उसके शरीर को कुचलती हुई आगे बढ़ती जा रही है। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। पता लगा था कि बर्फ का बहुत बड़ा हिम शिखर जो था, हिमपुंज जो था, वो ऐसे तो ऊपर से नीचे गिरा, भयंकर गर्जना करता हुआ, जैसे कोई कोई बहुत बड़ी रेलगाड़ी चली चली आ रही। और जो थी बेचैनी जो थी बर्फ में दब गई थी। तब लोग सांग ने जो था बेचैनी को वहां बर्फ से उनसे निकाला। गनीमत ये रही कि उस बर्फ विंडो के कारण जो थी किसी की मृत्यु नहीं हुई। हाँ, कुछ लोग घायल जरूर हुए थे, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। कुछ सदस्य जो थे जिनको चोट लग गई थी, तो उन्हें वापस बेस कैंप में भेज दिया गया था। कर्नल खुले ने पूछा था बेचेंद्री पाल से कि क्या तुम भी वापस जाना चाहती हो? क्या वो भयभीत हो गई है? क्योंकि वहां जो था किसी की हड्डी टूटी थी, किसी को चोट लगी थी, तो जो को चोट लगी थी उनको वापस भेजा जा रहा था। तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या तुम वापस जाना चाहती हो? लेकिन बेचेंद्री घबराई नहीं, विचलित नहीं हुई। इतने बड़े हादसे के बाद भी उसने अपने आप को मजबूत रखा। उसने कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगले दिन साउथ कोल कैंप पहुंचने के बाद बेचेंद्री पाल ने अपने आगे की महत्वपूर्ण चढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर दी। खाने का, कुकिंग का सामान, ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठे किए, चाय पानी की व्यवस्था उसने करनी शुरू कर दी। उनके साथ जो जा रहे थे अंग दरोजी, वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ना चाहते थे, तो बेचेंद्री ने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया था। हालांकि अंग दरोजी के पास काफी सामान भी था। उन्होंने पूछ लिया था बेचेंद्री से कि अगर वो थक गई हैं तो वो रुक सकती है, लेकिन बेचेंद्री पाल ने दृढ़तापूर्वक से कहा कि नहीं, मैं शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूँ और मैं पर्वतारोही हूँ, मैं दल के साथ आई हूँ
अतः मैं रुकूंगी नहीं, मैं साथ ही जाऊंगी। अब सुबह जो था 6:20 पर अंग्रेजी उनके साथ जो थे वो बचेंद्री पाल साउथ पोल से आगे बाहर निकले और ऊपर उन्हें चढ़ना शुरू किया। उस समय हल्की हल्की हवा चल रही थी, बर्फीली हवा थी, लेकिन उनके पास कुछ सामान था, सुरक्षित गर्म वस्त्र थे उनके पास, और धीरे धीरे रस्सी के सहारे वो ऊपर चढ़ते चले जा रहे थे। हालांकि रास्ता बड़ा कठिन था, बर्फ भुरभुरी थी, ऐसा लगता था जैसे मानो शीशे की चादर बिछी हुई हो। उनके पास बर्फ को काटने के लिए फावड़े थे, उसका इस्तेमाल वो कर रहे थे ताकि वो थोड़ा रास्ता बना सके और उस पर चल सके। और धीरे धीरे समझदारी से एक एक कदम बढ़ाते हुए खतरनाक रास्ते से वो आगे लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। लगभग 2 घंटे का सफर तय करने के बाद वो ऊपर शिखर कैंप पर पहुंच गए थे। फिर उन्हें पीछे मुड़कर देखा अंग्रेजी ने कि बछेंद्री पाल कैसे आ रही है, तो वो देखकर हैरान थे कि वो अभी भी थकी हुई महसूस नहीं कर रही है। तो उन्हें बहुत अधिक अच्छा लगा। जिस गति से वो चल रहे थे, उन्हें अनुमान था कि लगभग दोपहर को 1 बजे तक वो शिखर तक पहुंच जाएंगे। बीच-बीच में वो थोड़ा रुक जाते थे, उनके पास चाय थी, थोड़ा रुककर चाय पी और नायलॉन की जो रस्सी थी, उसके सहारे वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ऑक्सीजन जब वो चढ़ रहे थे, तो बछेंद्री पाल को ऐसा लगा कि जैसे उसे चढ़ने में बहुत अधिक कठिनाई हो रही है। अभी तक तो वो 4 लीटर के हिसाब से जो था ऑक्सीजन जो था वो ग्रहण कर रही थी प्रति मिनट में। उसने थोड़ा-सा और बढ़ा दिया। जैसे उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई तो उसको लगा कि जैसे रास्ता थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई थी ज़्यादा, तो उसके लिए चढ़ना और अधिक आसान हो गया था। बर्फीले उन रास्तों से पर चलते-चलते लगभग जो थे वो 1 बज के 7 मिनट पर जो थे वो वहाँ पर शिखर पर पहुँच गए, और ये तारीख थी 23 मई 1984 की। दोपहर को ठीक 1 बजकर 7 मिनट पर बचेंद्री पाल वहाँ उस पर्वत के शिखर पर पहुँच गई थी। ये रास्ता जो शिखर का था, जो चोटी का था, वो इतना ज़्यादा नहीं था कि वहाँ 2 लोग एक साथ खड़े हो सकें। पहले तो उन्होंने खड़े होने के लिए अपनी जगह बनाई ताकि 2 व्यक्ति वहाँ खड़े हो सकें। हजारों मीटर ऊपर चढ़ाई के चढ़ने के बाद सबसे पहला तो प्रश्न ये था कि अपनी सुरक्षा की जाए ताकि वहाँ खड़ा हुआ जा सके। अब उनके पास फावड़ा था, फावड़े की सहायता से उन्होंने थोड़ी सी बर्फ को खुदाई की और अपने लिए जगह बनाई। बिछंद्री पाल ने पहले घुटनों के बल बैठी, अपना माथा जो था उसने सागर माथे पे लगाया, उसको चूमा। फिर उसने उसके पास थैला था, थैले में से उसने माँ दुर्गा का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाला, एक लाल कपड़ा निकाला और फिर उसने छोटी सी पूजा की। पूजा करने के बाद उसने माता पिता को धन्यवाद देते हुए उसने वो सारी चीजें वहां बर्फ में दबा दी। उसके बाद वो जो था अंग्रेज उनके साथ जो थे उनको उन्होंने धन्यवाद किया, उनके प्रति आभार प्रकट किया, क्योंकि उनके साथ वो यहाँ तक पहुंच पाई थी। तो अंग्रेज ने कहा कि दीदी तुम सबसे अच्छी हो, तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की है, तुम्हारी इस चढ़ाई से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने वहां कुछ अपने फोटोग्राफ लिए। कर्नल खुल्लर ने वॉकी टॉकी पर बधाई दी और कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम एक ऐसे संसार में वापस आओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तुम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हो, तुमने देश के गौरव को चार चांद लगा दिए हैं। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कठिनाई अनुभव होती है, कोई आपको दुविधा होती है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ कमेंट में अवश्य लिखकर अपने जो है सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।